आजकल हर छोटे से छोटे काम को सिखाने के लिए एक कोर्स बेचा जाता है और ऐसे ही कई कोर्स एक्टिंग की दुनिया में भी होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जिस पर्सनालिटी की बात करने वाले हैं उनका प्रेरणादायक जीवन ये साबित करता है कि लगन से की गई मेहनत और उसके बाद मिलने वाली कामयाबी किसी कोर्स या डिग्री या डिप्लोमा की मोहताज नहीं होती। बात होगी वर्सटाइल एक्टर परेश रावल के जीवन के बहुत सारे अनछुए पहलुओं की। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। मस्त प्लान है, ये बाबूराव का स्टाइल है। फ्रेंड्स, परेश रावल ने कोई एक्टिंग कोर्स तो नहीं किया, साथ ही उनके परिवार का भी फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे। परेश रावल का जन्म आज से लगभग 66 साल पहले साल 1955 में 30 मई के दिन बम्बई में एक गुजराती हिंदू परिवार में हुआ। परेश रावल के पिता शुरुआत में कोई छोटी मोटी नौकरी किया करते थे और बाद में उन्होंने स्टील रीड बनाने का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। कुल 4 भाई बहनों में परेश रावल तीसरे हैं। इनसे बड़ी एक बहन तथा एक बहन और एक भाई इनसे छोटे हैं। परेश रावल की शुरुआती शिक्षा बम्बई के लॉरेंस जू स्कूल में गुजराती माध्यम में हुई और कॉलेज की शिक्षा इन्होंने अनंत कॉलेज से ली। परेश रावल के अभिभावकों के परेश को लेकर कोई बड़े सपने नहीं थे, यानी इनके माता पिता ने कतई ये सपना नहीं देखा था कि परेश बड़े होकर कोई बड़े एक्टर या डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने। मध्यम वर्गीय परिवार था, इसलिए यही सोचा जाता था कि कुछ पढ़ लिख कर ज़रा पैसे कमाने लग जाए तो परिवार की मदद हो सके। लेकिन परेश रावल बचपन से ही थे बड़े क्रिएटिव। शरारतों में अव्वल होने के साथ साथ मिमिक्री करने और किसी भी तरीके से लोगों का मनोरंजन करने में ये बचपन से ही माहिर थे और शायद इसीलिए नियति द्वारा इन्हें ऐसी जगह में जन्म दिया गया जहां उनके इस हुनर की पहचान किसी को हो सके। दरअसल मुंबई के विले पार्ले ईस्ट में जहां परेश रावल का जन्म हुआ और जहां वो पले बड़े, उनके पड़ोस में ही एक ग्राउंड हुआ करता था जहां आज नवीन भाई ठक्कर ऑडिटोरियम बना हुआ है। उस ऑडिटोरियम के स्थान पर उस समय ओपन थिएटर हुआ करता था। उस थिएटर में जो प्लेज होते थे उन प्लेज के लिए कलाकार रात को 2-2 बजे तक प्रैक्टिस किया करते थे। अब परेश रावल, जो कि उस समय 8 से 10 साल के थे, वो उन डायलॉग्स से बड़े प्रभावित होते थे। लेकिन क्योंकि उनके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो छुपते छुपाते जाके वो प्लेज और प्लेज की रिहर्स देखा करते थे। लेकिन एक दिन पकड़े गए और उन्हें ग्राउंड के मालिक नवीन भाई के पास ले जाया गया। नवीन भाई ने परेश के थिएटर के प्रति लगाव को देखते हुए उन्हें वहां बिना टिकट के आने जाने की अनुमति दे दी और फिर वो थिएटर देखते हुए मात्र 12-13 साल की उम्र में परेश रावल ने ये डिसाइड कर लिया कि बस उन्हें थिएटर ही करना है। और परेश रावल के इस निश्चय में उनकी स्कूल प्रिंसिपल इंदुमती पटेल तथा उनके परिवार का भी समर्थन परेश रावल को मिला। और पहले स्कूल और बाद में कॉलेज के लिए होने वाले प्लेज में परेश रावल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्लेज करने के साथ साथ परेश रावल ने बीकॉम की डिग्री भी हासिल कर ली, लेकिन उनका ज़्यादातर समय प्लेज के काम में ही बीतता था। और बीते भी क्यों ना, 1970 में 14-15 साल की उम्र में तो वे प्लेज से कमाने लग गए थे। हालांकि परिवार की मदद के लिए उन्होंने इसी दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा में एक और जॉब भी की, लेकिन थिएटर के लिए उनका पैशन इस कदर था कि 3 दिन से ज़्यादा वो उस जॉब के लिए समय नहीं दे पाए। ये गलत है, मैं नहीं खेलूंगा। व्यूअर, कई विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट पर न जाने कहां से ये फेक न्यूज़ प्रसारित की गई कि परेश रावल का जन्म 1955 के बजाय 1950 में और बम्बई के बजाय अहमदाबाद में हुआ और वे शुरू में इंजीनियर बनना चाहते थे लेकिन बाद में फिल्मों में आए। लेकिन इस खबर में ज़रा भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि परेश रावल तो बम्बई में ही जन्मे थे और ना ही उन्होंने इंजीनियर बनने का कभी सपना देखा। फ्रेंड्स, साल 1975 में परेश रावल जब लगभग 20 साल के हो चुके थे, तब वे जाने माने बंगाली थिएटर पर्सनालिटी शंभू मित्रा के प्लेज के लिए काम कर रहे थे। और उसी दौरान थिएटर के एक फेस्टिवल में परेश रावल को एक खूबसूरत सी लड़की साड़ी पहने हुए खड़ी नजर आई। परेश रावल उनके एक दोस्त के साथ थे, तो उस लड़की को देखते ही परेश रावल के मुंह से यही निकला कि ये लड़की मेरी वाइफ होगी। बाद में दोस्त के ज़रिए उन्हें पता चला कि जिस खूबसूरत लड़की से वो शादी का सपना देख रहे हैं वो उनके शो के प्रोड्यूसर हिजू संपत की बेटी स्वरूप संपत है।
दोस्त ने उनसे कहा कि कहाँ वो और कहाँ तू किससे शादी का सपना देख रहा है। जिस पर परेश रावल का जवाब था कि चाहे जो भी हो, शादी तो मैं इसी से करूँगा। लेकिन परेश रावल उस समय आर्थिक रूप से ज़्यादा सिक्योर नहीं थे और 1975 के बाद साल भर के लिए लाइफ की किन्हीं अन्य प्रॉब्लम्स के चलते स्वरूप से दिल की बात करना तो दूर, परेश उनसे दोस्ती करने की भी कोशिश नहीं कर पाए। दूसरी तरफ थिएटर करते हुए परेश रावल उन दिनों नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग से बड़े प्रभावित हुए और क्योंकि नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी उन दिनों थिएटर की दुनिया में बड़े प्रसिद्ध हुए तो परेश रावल दोस्तों के साथ उनको और उनकी एक्टिंग को ऑब्जर्व करते थे ताकि वो भी उनके जैसी एक्टिंग कर सके। साथ ही नसीर और ओमपुरी उन दिनों सिनेमा में सक्रिय हो रहे थे तो परेश रावल के मन में भी फिल्मों में जाने की इच्छा होने लगी। और इधर 1976 खत्म होते होते उन्होंने स्वरूप संपत को भी शादी के लिए प्रपोज कर लिया। स्वरूप ने कुछ समय मांगा और बाद में हाँ कर दी, लेकिन परेश रावल ने तब ये निर्णय लिया कि पहले कुछ बन जाऊं, यानी कमर्शियल सिनेमा में सक्सेस हो जाऊं, तो फिर स्वरूप से शादी करूंगा। अब परेश रावल ने जब फिल्मों में जाने के लिए ट्राई किया तो उन्हें एहसास हुआ कि जो थिएटर की दुनिया में स्टार हैं उन्हीं को फिल्मों में मौका मिलता है, जैसे कि ओम दीप्ति, नसीर शबाना, फारूक समीता इत्यादि। और इन लोगों को भी महज आर्ट सिनेमा में काम मिल रहा है, जबकि ये कमर्शियल सिनेमा में जाना चाहते हैं। और जो कमर्शियल सिनेमा में सक्सेस थे वो आर्ट सिनेमा के कलाकारों जैसे रोल और एक्टिंग करने के लिए तरस रहे थे। इसलिए परेश रावल को ये सब सही नहीं लगा और उन्होंने सिनेमा का सपना छोड़ फिर से अपने गुजराती थिएटर्स की ओर फोकस करना शुरू कर दिया। ये गलत है, मैं नहीं खेलूंगा। हालांकि इस बीच उन्हें एक आध गुजराती फिल्म्स और होली और लोरी जैसी हिंदी आर्ट फिल्म्स में भी सीमित भूमिकाएं मिली, लेकिन ये फिल्में भी डिले होती गई और 80s में रिलीज़ हो पाई। और उधर स्वरूप संपत ने साल 1979 का मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीत लिया था, जिसके बाद उन्हें कई एडवर्टीजमेंट, बॉलीवुड फिल्म्स और टीवी धारावाहिकों के ऑफर आने लगे। और क्योंकि परेश रावल ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया था तो उन्हें लगने लगा कि अब स्वरूप भी उनसे शादी नहीं करेगी। लेकिन इतना नाम कमाने के बाद भी स्वरूप का रवैया परेश के प्रति ज़रा भी नहीं बदला और उन्होंने आर्थिक और मानसिक हर तरीके से परेश का सपोर्ट किया। और यही सब चलते चलते साल 1984 आ गया। 1984 में राजा हिंदुस्तानी, दामिनी और शाहरुख खान की कई फिल्म्स को प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर करीम मोरानी ने परेश रावल को एक प्ले में एक्टिंग करते देखा। करीम मोरानी उस समय डायरेक्टर राहुल रवेल और एक्टर सनी देओल के साथ अर्जुन फिल्म बना रहे थे, लिहाजा करीम मोरानी परेश रावल की उस प्ले के लिए की गई एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि परेश रावल को अर्जुन के एक महत्वपूर्ण किरदार के लिए साइन कर लिया। अर्जुन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही और इसे क्रिटिक्स द्वारा भी सराहा गया। परेश रावल नोटिस किए गए और जल्द ही उन्हें कई फिल्म्स के लिए नेगेटिव किरदार निभाने को मिले, जिनमें भगवान दादा, समुंदर, डकैत और नाम जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन परेश रावल को सबसे ज़्यादा फायदा नाम फिल्म से मिला, क्योंकि कुमार गौरव और संजय दत्त के सामने परेश रावल अकेले दमदार विलेन थे और फिल्म भी उस समय सुपरहिट रही थी। फ्रेंड्स, मैंने नाम फिल्म जब पहली बार देखी तब मैं बहुत छोटा था और फिल्म देखने के बाद मैं परेश रावल से इस कदर डर गया कि बाद में कई सालों तक मौका मिलने के बावजूद मैंने नाम फिल्म नहीं देखी। और मेरी इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाम में किए गए विलेन के किरदार से परेश रावल को कितनी प्रसिद्धि मिली होगी। और इसी फिल्म के बाद परेश रावल को खुद पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और साल 1987 में उन्होंने उनके 12 साल पुराने प्यार के रिश्ते को शादी में बदल लिया, यानी परेश और स्वरूप संपत ने शादी कर ली। शादी के बाद जहां परेश रावल ने बॉलीवुड में कई ऊंचाइयों को छुआ, वहीं दूसरी ओर स्वरूप ने कुछ समय के लिए एक्टिंग से दूरी बनाकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाया और बाद में उन्होंने 48 वर्ष की उम्र में PhD कर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। और आज स्वरूप संपत को एक एक्ट्रेस, मॉडल, लेखिका और एक टीचर के रूप में विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त है। वहीं परेश रावल कमर्शियल सिनेमा में इतने सफल होने के बावजूद भी थिएटर से जुड़े रहे और आज भी जुड़े हुए हैं। परेश रावल के अनुसार उनके लिए थिएटर सबसे पहले हैं। वो थिएटर के लिए फिल्म्स छोड़ सकते हैं, लेकिन फिल्मों के लिए थिएटर कभी नहीं छोड़ सकते। और थिएटर के लिए उन्होंने कई फिल्म्स ठुकराई भी हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। परेश रावल और स्वरूप के दो बेटे हैं, अनिरुद्ध रावल और आदित्य रावल।
परेश रावल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे दोनों बेटे फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और मैं चाहता हूं कि वो खुद के दम पर अपना मुकाम बनाए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें लॉन्च कर सकूं। खैर, नाम के बाद परेश रावल ने कई प्रचलित बॉलीवुड फिल्म्स में सशक्त नकारात्मक भूमिकाएं निभाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर बनी फिल्म सरदार में वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाकर अपनी ज़बरदस्त अदाकारी का लोहा मनवाया। व्यूअर, साल 1994 में रिलीज हुई राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी क्लासिक कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना में परेश रावल ने डबल रोल किए और उन डबल रोल्स में इनके चरित्र क्रमशः सीरियस और नेगेटिव होते हुए भी हास्य थे। मैं तेजा हूँ यार, रामू सुधर जा, तेजा मैं हूँ, अबे तेजा मैं हूँ, तेजा मैं हूँ, मार किधर है। और अंदाज अपना अपना के बाद मोहरा, जुदाई और चाची 420 तथा हसीना मान जाएगी में भी परेश रावल के हास्य किरदार थे। फिल्म राजा का पॉजिटिव किरदार तथा कहर और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्मों में परेश रावल की विलेनी को कॉमिक टच दिया गया। साथ ही 1993 की फिल्म सर के लिए परेश रावल को बेहतरीन नकारात्मक भूमिका के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 1994 की कला फिल्म वो छोकरी के लिए परेश रावल ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड जीता। मोहरा फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट कॉमिक रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला और राजा फिल्म के लिए भी इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। फ्रेंड्स, बेस्ट कॉमिक रोल के लिए फिल्म फेयर की तरफ से परेश रावल को आज तक कुल 10 बार नॉमिनेशन मिल चुका है, जिनमें से एक बार इन्होंने ये अवार्ड जीता इनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म हेरा फेरी के लिए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सिनेमा इतिहास की कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनमें सपोर्टिंग एक्टर लीड एक्टर पर भारी पड़े और उन्हीं में से एक है फिल्म हेरा फेरी। हेरा फेरी के बाद परेश रावल घर घर में प्रचलित हो गए और इसके बाद आई कई फिल्में दर्शकों ने सिर्फ परेश रावल की उनमें मौजूदगी के कारण देखी। साथ ही हेरा फेरी के बाद ही परेश रावल को नेगेटिव किरदार न के बराबर मिलने लगे और ज़्यादातर फिल्म्स में उन्होंने हास्य किरदार किए, जिनमें नायक, आवारा पागल दीवाना, हंगामा, हलचल, माला माल वीकली, फिर हेरा फेरी, छुप छुप के, गोलमाल फन अनलिमिटेड, बागम बाग, 1 2 3 और अतिथि तुम कब जाओगे जैसी कई फिल्में शामिल हैं। साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म ओह माई गॉड में परेश रावल ने कांजीबाई मेहता का मुख्य किरदार निभाया। ये फिल्म एक गुजराती प्ले पर आधारित थी जिसे महज 20 करोड़ के बजट में बनाया गया। फिल्म ने सिर्फ इंडिया में लगभग 80 करोड़ का कारोबार किया, जबकि वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस फिल्म ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया। साथ ही इस फिल्म को और परेश रावल के अभिनय को भी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले, यानी नेगेटिव रोल हो, सपोर्टिंग रोल हो, कॉमिक रोल हो या फिर लीड रोल, परेश रावल को एक्टिंग के हर क्षेत्र में महारत हासिल है और वो भी बिना किसी एक्टिंग स्कूल या बिना किसी गॉडफादर के। परेश रावल कहते हैं कि स्टार होने से एक्टर होना कई गुना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक टाइम के बाद स्टार तो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन एक्टर वक्त के साथ और परिपक्व होता है। साल 2014 में परेश रावल को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और इसी साल इन्होंने राजनीति में उतरकर अहमदाबाद से बीजेपी की ओर से सांसद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे। फ्रेंड्स, बाबूराव गणपतराव आपटे यानी परेश रावल के जीवन पर आधारित ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।